चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा मतलब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो चुका है और जल्द ही पॉलिटिकल का ख़त्म होने वाला है और इसके बाद जल्द ही हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री चलेगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो भी होंगे और जल्द ही आपका एक कंप्यूटर का अलग क्लास चलेगा और जल्द ही आपका फिर जो भी साइंस का वो चलेंगे जो कि ऑनलाइनर की तैयारी करेगा। ठीक है, अभी आप जहाँ एक कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़ लीजिए, लेकिन जीके जीएस के मामले में मैं तैयारी करवा दूंगा, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं, यह सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। याद रखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं कर सकते हम लोग, मतलब इसे समाप्त नहीं कर सकते। आगे सवाल बनता है कि भारत में कौन सदन का अस्थायी एवं उच्च सदन होते हैं। तो राज्यसभा, जो कि हम लोग पढ़े हैं कि उच्च सदन कहिए या अस्थायी सदन जो है राज्यसभा को कहते हैं। याद रखिएगा। तो भारत में कौन संसद का अस्थायी जो होते हैं एवं उच्च सदन होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा होता है ना। याद रखेंगे, जो कि हम जानते हैं इसे अपर सदन भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं, जो कि अभी लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 है, अधिकतम हो सकती है। ठीक है, 250 हो सकती है। जैसे आर्टिकल हम लोग पढ़े थे 395 पढ़े थे, जो कि आज वर्तमान में 68 है, लेकिन 395 माना जाता है अभी भी। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन बढ़ के हो सकता है। तो याद रखिएगा, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 होगा। ठीक है, जैसे आर्टिकल है उसी तरह इसमें बढ़ के 250 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी जो संख्या कितनी है, 245 है, जो कि आप देख रहे हैं। इसे क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे देखिए 245 है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 245 बताइएगा, जो कि आगे चल के 250 हो सकता है, जो कि अभी 245 ही लगाना है। आगे सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। 12 किए जाते हैं। कितने? 12। याद रखिएगा, एक सवाल था जो कि कमेंट में किए थे लोग, तो हम बता देते हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर 370 तो हट गया है, दोहरी नागरिकता भी हट जाएगी, ये तो कॉमन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बुक में जो है दोहरी नागरिकता के बारे में उस समय चर्चा किया था, जो कि बुक के हिसाब से ठीक था। ठीक है, अब जो है अपडेट जो आएगा उसमें चेंज है। तो दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर से हट गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ये इसका जवाब दिया उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का रिप्लाई दे तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि बताना कभी कभी भूल जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग से हो जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो 12। देखिए 12 किए जाते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि दो जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसके बारे में अभी चर्चा खत्म हो गई है, तो इसके बारे में अभी अपडेट है नहीं क्लियर। लेकिन याद रखिएगा 12 है, जिसमें पूछेगा कि कितने किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। लेकिन अब पूछेगा कि अगर मनोनीत किया गया, हटा दिया गया है, दो कौन सा हटाया गया है, तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, जो कि अब 10 बच रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपडेट अभी वैसा क्लियर नहीं किया गया है, बस हुआ था चर्चा एक बार, इसलिए मैंने बता दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों का मनोनीत करता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 80 के तहत ये किया जाता है। याद रखिएगा, तो आर्टिकल 80 के तहत क्या होता है, एंग्लो इंडियन जो होते हैं मिला के 12 होते हैं। याद रखिएगा, तो याद रखेंगे राज्यसभा के लिए 12 जो व्यक्ति मनोनीत होते हैं, उसका आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 80 बता दीजिएगा। ठीक है, आगे सवाल है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो याद रखिएगा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो राज्यों का एवं संघ जो संघ शासित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसके क्षेत्रों का होते हैं। याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो याद रखेंगे, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। अनुपातिक के अनुसार भी होता है, याद रखिएगा। और कभी कभी समानुपातिक भी दे देता है, जिसमें किसमें समानुपातिक किसमें दे देता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। आगे पूछेगा राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अगर पूछे, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका निर्वाचन तो होगा ना, तो उसका निर्वाचन का पूछेगा तो कौन करेगा? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 माना जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। कोरम कहिए या गणपूर्ति संख्या कहिए, या याद रखेंगे कोरम कहा जाता है। 1/10 सदस्य होने चाहिए, याद रखेंगे। ये पूछता है राज्यसभा में गणपूर्ति मतलब कोरम जो जिसे कहते हैं के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर आपको मैं लेके चलूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर मेरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़े होंगे तो उसमें याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के लिए जो है 25 होता है, 20 होता है, और राष्ट्रपति के लिए 50-50 होते हैं। तो कोरम संख्या माना जाता है, याद रखिएगा, मतलब निर्धारित किया जाता है संख्या। उसी तरह राज्यसभा का 25 होता है। तो याद रखिएगा, अभी कंफ्यूज मत करिएगा, इसलिए मैं ध्यान से सुनिएगा बस कि 50-50 अगर पूछेगा गणपूर्ति अगर निर्धारित संख्या तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का होता है, और अगर उपराष्ट्रपति का कितना होता है? तो 20 होता है, और 25 किसके होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं। तो राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ऐसे याद करने का अपना अपना तरीका है, जैसे याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने बता दिया क्योंकि मैंने पीछे जोड़कर याद दिला दिया आपको। आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखेंगे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछता है, जो कि पूछ रहा है अभी भी, तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो देखिए, राज्यसभा के हो या लोकसभा के, सबसे ज्यादा तो हम तो उत्तर प्रदेश का मानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश ही है, तो यूपी, याद रखेंगे। तो जो प्रतिनिधित्व की संख्या होता है, जो सदस्य होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। अब चलिए, उत्तर प्रदेश के जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 31। कहीं कहीं आंकड़े आगे पीछे ध्यान रखिएगा। तो इस बुक के अनुसार, रिमाइंडर बुक के अनुसार 31 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा। और किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व मतलब सदस्य, याद रखिएगा, है? तो दिल्ली और पुडुचेरी का है, याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा कि किस संघ शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो दिल्ली और पुडुचेरी का है। ये दो मुख्य होते हैं, याद रखिएगा। आगे आपसे पूछेगा बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16 होते हैं, आप जानते हैं। यूपी से कितने? तो याद रखिएगा 31। यूपी से कितने? एक मिनट रुकिएगा। यूपी से 31 और इसमें 16, जो कि याद रखिएगा 16 है, याद रखेंगे। तो बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16। आगे पूछेगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधित अर्हता जो है कितनी होती है? तो आयु जो होता है 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष। मैंने एक बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में चर्चा भी किया था। तो राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35 मतलब 35 ही। ठीक है, क्लियर? ऐसे मैं इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, मैं नहीं एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन मैं इसलिए कर देता हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो कमेंट करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो राज्यसभा का ही ऐसा होता है जो कि 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। एक चीज इससे क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कितने साल रहे थे? 12 वर्ष, मतलब 6 वर्ष रहे थे। तो उस समय जब राष्ट्रपति बनते थे तो 6 वर्ष के होते थे, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही समय का माना जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिया जानबूझ के कि भूलिएगा मत। तो राज्यसभा का सदस्य अगर पूछेगा कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो 6 वर्ष के लिए, ये याद रखिएगा, 6 वर्ष के लिए। ये एक्स्ट्रा अभी भी चलता है। आगे सवाल है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष में, इसीलिए 6 वर्ष चलता है, क्योंकि 2 वर्ष में जो है जो पुराने होते हैं 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हट जाते हैं, और उसके जगह पे नए 1/3 जो सदस्य हैं स्थान पे भरते हैं। तो 2 वर्ष के अंदर होता है, 2 वर्ष में हो जाते हैं, याद रखिएगा।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि हम उपराष्ट्रपति में पढ़े हैं, है ना। किसमें पढ़े हैं? उपराष्ट्रपति में पढ़े हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य जो है नहीं होता है? तो राज्यसभा ही है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब राज्यसभा का सदस्य कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। सदन का ये जो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं ना, वो नहीं बनते, याद रखिए। उसके जगह पे कौन निभाएंगे? उपराष्ट्रपति निभाएंगे अध्यक्षता, याद रखिएगा। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होते हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन कहने का मतलब था इसका, ठीक है। समझ गए होंगे तो कमेंट करिएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य होंगे तभी करेंगे। तो कौन है राज्यसभा के सभापति? उपराष्ट्रपति, है ना। घुमाता है क्वेश्चन, देख रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को कौन बनाएगा भाई? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही बनाएंगे ना, और मनोनीत सभी सदस्य बनाएंगे, है ना। चलिएगा, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, जो कि पूछ रहा है चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य करवाते हैं। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा का करता है, याद रखिएगा। तो किस निकाय का अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करवाते हैं? तो हम जानते हैं राज्यसभा का ही होता है, अध्यक्षता करते हैं, जो कि हम मानते हैं, ठीक है। कौन करते हैं बताइएगा, जो कि हम बहुत बार इसका चर्चा अभी किए हैं। राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो देख लीजिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर सभापति नहीं है, राज्यसभा के सभापति नहीं, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन करेंगे? तो उपसभापति ही करते हैं, याद रखिएगा। तो याद किया, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति एक होते हैं, वो करेंगे। मतलब इसी में उपसभापति होंगे, वो ही करेंगे, याद रखिएगा। मतलब सभापति नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन करेंगे? तो उपसभापति एक होते हैं, उनके अंडर भी, तो वो ही करेंगे। तो बताइएगा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे, सब राज्यसभा के सदस्य खुद करेंगे। इसमें किसका? उपसभापति का, याद रखिएगा। आगे चलिए, ये भी क्लियर कर देंगे। आगे सवाल है कि राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करेगा। सब में निर्वाचन आयोग की भूमिका है। निर्वाचन आयोग शुरू से ले जाइए, प्रधानमंत्री से ले जाइए, राष्ट्रपति ले जाइए, उपराष्ट्रपति ले जाइए, सब में निर्वाचन आयोग की भूमिका होगी, याद रखिएगा, चुनाव के मामले में। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के द्विवर्षीय जो चुनाव होते हैं, जिसके जगह पे 1/3 हट जाते हैं, 1/3 आ जाते हैं, याद रखिएगा, तो वो निर्वाचन आयोग के ही अंडर होगा, ठीक है। ये सब चीज याद रखेंगे। चुनाव जितना भी होगा, निर्वाचन आयोग टिक लगा के आ जाएगा, सही हो जाएगा आपका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। आगे अगर आपसे पूछेगा कि किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन का होता है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है, ये ध्यान रखना है। तो किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है, ये ध्यान रखना है। आगे आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित जो है धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने से कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटना पड़ता है, तो 14 दिन के अंदर जो है लौटना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा द्वारा जो है पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटना पड़ता है, तो 14 दिनों के भीतर वापस लौटना पड़ता है। आगे सवाल पूछेगा, राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, तो 6 माह के लिए रोक सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है, तो 6 माह के लिए रोक सकती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए रोक सकती है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल
अधिकता नहीं होती है तो 6 माह का अधिकता नहीं होती है। 6 माह के अंदर भी करना है और दोनों के सत्रों के बीच के अंतराल जो है अधिक नहीं होता है तो 6 माह का अंतराल नहीं होता है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, तो 6 माह के 6 माह में रोकेगी। आगे बात है कि संसद के किसी भी सदन को 2 सत्र के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा, और 6 माह के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन था। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है, तो नहीं कर सकता। याद रखिएगा, राज्यसभा शुरू में ही पढ़े थे कि इसे हम भंग जो है नहीं कर सकते, अस्थायी है ये, तो याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है, नॉर्मल है, अस्थायी है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, लोकसभा भंग हो सकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति नहीं कर सकते। आगे पूछेगा कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो कोई नहीं सक्षम है, हम जानते हैं क्योंकि अस्थायी है ये। आगे चलेंगे, क्या राज्यसभा कि सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो एकदम नहीं कर सकते। संयुक्त अगर राज्यसभा की सभापति अगर होंगे तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। कौन है सभापति? उपराष्ट्रपति, जो कि दोनों का नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों सदन का अगर संयुक्त अधिवेशन करेंगे, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? उपसभापति होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते दोनों का, याद रखिएगा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों की नामित करने का अधिकार जो है किसको है? तो राष्ट्रपति को है, बस याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति है, याद रखेंगे, थोड़ा सा धुंधला है, लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा। चलिए, आगे सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम किस फिल्म की अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य जो है मनोनीत किया गया है? तो हम जानते हैं पृथ्वी राज कपूर को, मतलब राज्यसभा जो अभिनेता, अभिनेत्री नहीं पूछ रहा है, अभिनेता राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे, जो कि आपको सर्वप्रथम पूछा जाएगा। तो पृथ्वी राज कपूर का नाम आता है, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी राज कपूर जो हीरो हैं उनको मनोनीत किया गया था, मतलब राज्यसभा का सदस्य बने थे सर्वप्रथम अभिनेता। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म जो अभिनेत्री हैं कौन थी, तो याद रखिएगा नरगिस दत्ता, जो कि संजय दत्त की माँ थी, नरगिस दत्ता, याद रखिएगा, नरगिस दत्ता थी, याद रखिएगा, नरगिस दत्ता थी, जो कि मनोनीत हुई थी, अभिनेत्री हुई थी राज्यसभा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य थे? तो याद रखिएगा, हिंदी साहित्यकार थे जो कि रामधारी सिंह दिनकर को हम जानते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इसे PDF दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो रामधारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, वही थे, याद रखिएगा, जो कि राज्यसभा में हुए थे। तो कौन कौन हुए? तो अभिनेता में पृथ्वीराज कपूर हुए, राज्यसभा के सदस्य बने। दूसरा नरगिस दत्ता बनी, अभिनेत्री, जो कि सर्वप्रथम बनी, जो कि नरगिस दत्ता थी। और हिंदी साहित्यकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव की बात करेंगे तो BS रमा देवी का नाम आता है। किनका आता है? रमा देवी का नाम आता है, ये भी ध्यान रखने की बात करता है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, मतलब 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 1952 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल आपसे अगर पूछता है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक भी 1952 में हुआ था, लेकिन डेट चेंज है, 13 मई, याद रखिएगा, 1952 में हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? गठन की बात होगी तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम गठन की बात होगी तो 3 अप्रैल, मतलब 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, मतलब 1952 में हुआ था। अगर इसी चीज में सवाल बनता है कि राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 13 मई, याद रखिएगा, 13 मई, याद रखेंगे, 1952 में हुआ था, याद रखिएगा, 13 मई 1952 हुआ था, मतलब 1952 में हुआ था। अगर आपसे पूछे और सवाल,
अब इंपॉर्टेंट सवाल, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, वही तो सभापति राज्यसभा के बनेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे जोड़ा गया ना। तो आप सोच लीजिए, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के जो है प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, है ना। और उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे ना, तो वही ना बनेंगे। ये चीज को नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि राज्यसभा का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राज्यसभा का गठन की बात होगी भारतीय संविधान में। आर्टिकल अगर पूछे तो 79 याद रखिएगा, 79 में इसे जोड़ा गया है। तो अगर राज्यसभा का गठन अगर पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पूछे तो 79 बता देना है और याद कर लेना है। तो आर्टिकल 79 याद रखेंगे। 80 किसके लिए था? अभी चर्चे में हम किए ना इसका 80 का, तो बताइएगा आर्टिकल 80 किसके लिए था? अभी चर्चा किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे सवाल आप अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा का सदस्य से वंचित रहना पड़ेगा? तो किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? 101 के तहत रखा गया है, याद रखिएगा। 101 के तहत रखा गया है, 101 के साथ रखा गया है, याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत जो है कोई सदस्य अगर अयोग्य हो, एकदम मतलब खराब हो, कोई गलत काम कर दे या जो भी है, ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य हम वंचित कर देंगे, वंचित कर मतलब हटा देंगे। तो किसके तहत, कौन सी आर्टिकल इस पे तहत हटाएंगे? तो 101 के तहत हटाएंगे, याद रखिएगा। आर्टिकल 101 के तहत, अनुच्छेद 101 के तहत हटा देंगे, ठीक है। आगे सवाल पूछेगा, यदि कोई सदस्य बिना सूचना के कितने दिनों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान जो है रिक्त समझा जाएगा? तो 60 दिनों तक। अगर 60 दिनों तक अगर राज्यसभा में अनुपस्थित रहते हैं तो समझा जाएगा कि वो व्यक्ति अब नहीं बन सकते, वंचित हैं और उनका रिक्त स्थान खाली हो गया है, याद रखेंगे। उनके जगह पे अब भरना होगा, जो कि है कितना था? 2 वर्ष में 1/3 के हिसाब से हटाना रहता है, 1/3 के स्थान पर भरना रहता है 2 वर्षों में, याद रखिएगा। और कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का, याद रखिएगा। भारत में लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है तो जनता करता है, याद रखिएगा। भारत में लोकसभा की बात अब चल रहा है, लोकसभा का सवाल आ गया। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो याद रखिएगा जनता करेगी। वोट कौन देगा? जनता देगा। लोकसभा का ही तो देता है, प्रधानमंत्री किधर से? लोकसभा से, है ना। तो याद रखिएगा, लोकसभा भंग भी होती है ना, राज्यसभा नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 81 से लेकर 331 तक में किया गया है। तो अगर पूछे अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद पूछेगा 81 से लेकर 331 में किया गया है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 मतलब 81 से, ठीक है, 81 बोलते हैं उसे, सॉरी, 81 से लेकर 331 में होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे और सवाल पूछे कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा 500। जैसे 250 हम लोकसभा का निर्धारित किए हैं, लेकिन वास्तविक में हमारा लोकसभा का सीट कितना है? 245 सदस्य जो हैं अभी वर्तमान में हैं। तो उसी तरह इसमें 500 निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अभी जो अगर बात करें तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। तो याद रखिए 245 लोकसभा का है जो कि वर्तमान में है, और अभी भी वर्तमान में इतना ही है, 545 है लोकसभा का, याद रखिएगा। 31वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ सकता है कितना? 500 तक, यही ध्यान रखना है। और 250 किसका बढ़ सकता है? राज्यसभा का, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा 552 हो सकता है, 552 तक हो सकता है, याद रखिएगा। तो लोकसभा का कितना होगा बढ़ के भाई? 552 तक हो जाएगा, 552 तक हो जाएगा, याद रखिए। 552 तक हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा, 500 से भी ज़्यादा हो जाएगा, याद। निर्धारित 500 है, उसके बाद वर्तमान में अभी 31वें संविधान संशोधन के तहत कितना है? 545 है, और बढ़ के कितना हो जाएगा? 552 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। अब इस जगह से एक ही है, ऊपर नीचे है, ठीक है ना, पीडीएफ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे चलिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछा है, यही 3 सवाल जो है आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए हम क्लियर कर देते हैं, जिसमें आप हमसे क्लियर हो जाइए। जैसे देखिए,
इससे यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, बस थोड़ा सा देखिए। आर्टिकल याद है ना, 81 से लेकर 331 तक आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें लोकसभा के गठन की बात करता है, संबंध की बात करता है। इसमें देखिए मूल संविधान के में बात करें, मूल संविधान जो कि शुरुआत की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित कितनी की गई थी? 500, मतलब निर्धारित की गई थी। मूल्य जब शुरुआत हुआ था उस समय ही शुरुआत की गई थी, मूल्य जो है कि 500 तक होगी, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि 31वां संविधान संशोधन जो कि अभी भी चल रहा है, याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य कितने निर्धारित की गई तो 545 की गई है, ठीक है, 31वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखते चलिए। आगे सवाल है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो याद रखिए 552 होंगे, 552 होंगे। तो याद रखिएगा 31वें संविधान संशोधन के तहत कितना है? 545 है। याद रखिए 31वें संविधान संशोधन के तहत याद रखेंगे, और मूल संविधान के तहत कितना टारगेट किया गया था? 500, जो कि अब हमारा 31वें संविधान संशोधन के तहत कितना है? 545। देखिए अभी बात करते हैं तो अभी कितना है? 552, मतलब अधिकतम हो सकती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 530 में, जो कि अभी वर्तमान में जो लड़ा जा रहा है, जो कि हमारा कितना होना चाहिए? सीधे 530, जो कि 530 पे हम लोग लड़ते हैं, जो कि जनता सीधे निर्वाचित करती है 530 सदस्य को, ठीक है। अब क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 530 बताना है कि कितने सदस्य निर्वाचित है, तो 530। अगर पूछे कि मूल संविधान में कितना निर्धारित किया गया था, तो 500, याद रखिएगा। अभी जो देखा जाए कितना रखा गया है, तो 552 सदस्य रखे गए हैं आगे चल के, ठीक है। और अगर 31वां संविधान संशोधन के तहत कितना रखा गया, तो 545 रखा गया, और जो कि अभी जो निर्वाचित हुआ वर्तमान में, तो 530, ठीक है, क्लियर। अब कितने सदस्य लड़ते हैं? 530, जो कि सीधे जो है जनता से होती है। आगे सवाल आपसे पूछेगा, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 19। कितने? 19 होते हैं। तो वर्तमान में अगर संघ शासित क्षेत्रों की जनता की बात करें, लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व जो सदस्य होते हैं निर्वाचित करके भेजती है, तो हम जानते हैं 19 जो है केंद्र शासित बात करता है, केंद्र शासित क्षेत्र की बात करता है, संघ क्षेत्र की बात करता है। आगे सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत होता है? तो 2 होते हैं, आप जानते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कितने होंगे? 2 होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य जो होते हैं लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 करता है। ये सवाल आपसे पूछेगा, डायरेक्टली पूछता है। आगे सवाल पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत करता है? तो आर्टिकल 331 के तहत करता है, जो कि पूरा आर्टिकल की बात करें अगर लोकसभा से जोड़ें तो 21 से लेकर 331 तक बात करता है, जिसमें 331 की बात क्या है कि याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल जो भारतीय होते हैं 2, याद रखिएगा टोटल तो 12 होते हैं, जिसमें 2 समुदाय के 2 सदस्यों को कितने जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत करते हैं? तो याद रखिएगा 331, ठीक है। अब याद रखिएगा 1-2 इधर हुआ, और राज्यसभा में कितने? 12 ऐसे जो हैं बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का अगर पूछेगा तो अपना पूछेगा मनोनीत कितने करते हैं, तो 12। लोकसभा के हिसाब से 2 होते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो कन्फ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है। PDF आपको दे दिया जाएगा, वो भी पढ़ के आपको समझ में आए। आगे सवाल है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, याद रखिएगा, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किस में है? तो भारत के राष्ट्रपति में है। हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपति में ही होगा और किसी में नहीं हो सकता। आगे सवाल अगर पूछे कि लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब की गई थी? तो याद रखिएगा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र की सीमा अगर निर्धारित हुई थी पहली बार तो 1972 में हुआ था, जो कि 1972 कहा जाता है, इसे 1972 में हुआ था पहली बार, याद रखिएगा निर्वाचित की बात करेगा तो, ठीक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो हम जानते हैं कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहां होगा वहां ज़्यादा होगा। तो लोकसभा की अगर बात करें तो सीटों के आधार पर अगर देखा जाए तो यूपी भी है, यूपी जो है ज़्यादा है इसलिए यूपी रखे हुए हैं। तो याद रखिए लोकसभा में तो जनसंख्या के आधार पर होता है।
अगर आपसे पूछे वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर आधारित है, तो 2001 के ही आधार पर ही है। अभी तक 2001 के ही आधार पर अभी तक रखा गया है, 2011 के आधार पर अभी तक आवंटन नहीं किया गया है, जो कि देखेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। तो याद रखिए 2001 का जो जनगणना हुआ था, जो कि 2011 के हिसाब से तो नहीं हुआ, 2001 के हिसाब से हुआ है, तो 2001 के हिसाब से कब तक रखा गया है, 2026 तक टारगेट रखा गया है। तो याद रखिएगा 2026 तक, अभी तक 26 तक आपका इसी आधार पर चुनाव चलेगा और उसके बाद देखा जाएगा आगे। हो सकता है 11 के हिसाब से करेगा या 10 साल बाद चेंज करेगा तो चेंज करेगा, है ना। आगे चलेंगे, लोकसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 7.5 लाख करता है, याद रखिएगा। कितना करता है, 7.5 लाख करता है, याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व करता है। आगे सवाल पूछेगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों मतलब सदस्यों के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचन जो है क्षेत्र जो होते हैं व्यवस्थित की गई है, तो 131 की गई है, ज़्यादा नहीं किया गया है। तो 131 किया गया है, बहुत बड़ी बात है, 131 है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1952 में हुआ था। आगे आपसे पूछेगा भारत में अब तक लोकसभा के लिए कितने बार चुनाव हो चुके हैं, तो 16 बार हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो आपसे एक सवाल है कि अभी जो हुआ है 2024 में, उस हिसाब से कितने बार हो चुके हैं बताइएगा। अभी तो 16 बार तो ये बुक के अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन अभी कितने बार हुए कमेंट करके बताइएगा। अभी 2024 का तो ये बुक है नहीं, 24 के बुक रहता तो हम बता देते, क्योंकि नया अपडेट आएगा तो नया बुक लेंगे, इसी का नया अपडेट आएगा तो बता देंगे। लेकिन अब बताइए कि एक ही बढ़ेगा ना, 16 बार तो हो चुका है, तो एक और आएगा तो 17 बार हो जाएगा, है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 16 बार है कि 17 बार, जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट में है, चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग 16 करेंगे क्योंकि बुक के हिसाब से, लेकिन 2024 का अपडेट तो है नहीं ना। अगर है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, 24 का ऐसा अपडेट नहीं है, याद रखिएगा। तो एक बढ़ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपडेट है, मारिए गूगल, याद कीजिए, है ना। कुछ तो होते हैं। भूतपूर्व जो संसद जो होते हैं सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब की गई, तो याद रखिएगा 1976 में किया गया था। 76 है ना, हाँ 76, हाँ 76 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब की गई, कब लागू की गई, तो 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिएगा, जब संसद में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तो उस समय को कहा जाता है, क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। उस समय को क्या कहेंगे, शून्यकाल कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था, तो लोकसभा द्वारा। तो बजट जो है पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था, लोकसभा के द्वारा किया जाता था। ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आगे अगर आपसे पूछे भारत के कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश, जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे कि राज्यसभा में भी कौन भेजता है, यूपी भेजता है, 31 भेजता है, याद रखिएगा। तो लोकसभा में, चलिए आगे बताते हैं कितना। अब तो जानते हैं 40 जानते होंगे, लेकिन आगे भी चलेंगे और जानेंगे कि कितना होगा। तो लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं, तो दिल्ली, याद रखिएगा। एक चीज़ बता देता हूँ, 40 जो मैंने बिहार का बताया, इसका तो आप जानते ही होंगे 80। हम चाह रहे थे कि 80 तो हम सब लोग जानते हैं, कॉमन जानते हैं, क्योंकि 31 तो हम इसका जानते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बुक के हिसाब से आंकड़ा अभी नीचे नहीं दिया है, नीचे दिया है, हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यूपी का तो 80 है, सबसे ज़्यादा है लोकसभा सीट, है ना, ठीक है। अब बिहार का हम 40 जानते हैं, तो इसी में हम 40 मुँह से निकल गया, क्योंकि बिहार का आंकड़ा मुझे याद था और यूपी का आंकड़ा बाद में याद है कि अरे 80 है, हम 40 बता दिए, इसलिए सॉरी। आगे सवाल है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं, तो दिल्ली में होते हैं। कहाँ होते हैं, दिल्ली का सबसे ज़्यादा होता है निर्वाचित भाई। संघ की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, हम जानते हैं, और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। आगे चलेंगे, आगे सवाल पूछता है कि देश के कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसकी सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है, तो नगौर जो क्षेत्र है वो बिहार का राजस्थान का जो है क्या है,
राजस्थान का जिला है, याद रखिएगा नगौर। नगौर जो है, याद रखिएगा नगौर जो है आप राजस्थान का क्षेत्र है, याद रखिएगा। और राजस्थान का जो क्षेत्र है नगौर, यहाँ क्यों फेमस है पता है? क्योंकि यहाँ पंचायती राज्य की शुरुआत सर्वप्रथम यहीं हुआ था, इसलिए ये भी फेमस है। 9 सीमाओं को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्पष्ट करती भी है, तो नगौर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का अंतराल एकदम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। कितना? 6 माह का अंतराल तो एकदम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सवाल ही कर रहा है कि लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि की बात हो या दूसरी बैठक की तिथि की बात हो, दूसरी बैठक की प्रथम तिथि की बात हो, उसके बीच के अंतराल की बात करें, नहीं होनी चाहिए, तो 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछे लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे। लोकसभा का विघटन मतलब भंग राष्ट्रपति करेंगे लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं कर सकते, याद रखिएगा। राज्यसभा का कोई नहीं करता है क्योंकि वो अस्थायी है। आगे सवाल है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो अगर आपसे पूछे आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना समय के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है आपातकाल के दौरान। ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ा सकती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा लोकसभा में कोरम मतलब गणपूर्ति की बात करें, पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य जरूरी होते हैं? तो 1/10 होते हैं, जो कि दोनों में जरूरी होते हैं। 1/10 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सदस्य होने चाहिए। अब इसमें भी 60 दिन और 2 माह का इसमें थोड़ा सा अंतर है। 60 दिन मतलब 2 माह है कि नहीं, 30 दिन का होता है, तो 2 माह हुए ना, तो याद रखिएगा दोनों में, इसमें भी राज्यसभा में भी बात करता है। तो लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने की, अगर अनुपस्थित रहेगा तो समाप्त कर दिया जाएगा। तो 60 दिन मतलब 2 माह अगर नहीं आएंगे तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उनका स्थान रिक्त हो जाएंगे, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में। ठीक है, तो मैंने दोनों में बताते चल रहा हूँ जिससे आसानी हो आपको। लोकसभा में विपक्ष दल होने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 55 होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सदस्यों अगर सांसदों की संख्या अगर पूछे आपसे तो 55 होना जरूरी होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अगर लाना है तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होने, एकदम आधा आधा होना चाहिए, याद रखिएगा। 1/2 मतलब एकदम 100 में एकदम 50 होना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछे कि संसद जो होते हैं संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया देता है? तो 1 लाख रुपया हमेशा देता है, याद रखिएगा। तो संसद सदस्यों को प्रति माह अगर वेतन के रूप में अगर बात करें तो 1 लाख रुपया देता है, याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगर लोकसभा सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो लोकसभा स्पीकर को देगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हम देख लिए थे। ठीक है, अब चलिए, अब सवाल थोड़ा सा और बनता क्या है कि अगर पूछेगा कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, जो कि 6-6 माह का होता है ना, 12 माह का होता है ना, जिसमें 6 माह का बुलाएगा। और क्या, आगे सवाल है कि एक वर्ष में लोकसभा के समानतः कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होंगे? एक वर्ष में 3 होंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 सत्र वर्ष में 2 बार बुलाता है, तो 6-6 माह का हुआ। लेकिन अगर पूछे एक वर्ष में लोकसभा में समानतः कितने सत्र किए जाते हैं? तो 3 किए जाते हैं। देखिए बुलाया 2 बार जाएगा, लेकिन अगर होगा तो 3 बार किया जाता है, याद रखिएगा। सत्र की बात होगी तो याद रखिएगा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की समान अवधि की बात करें, अवधि मतलब समय की बात करें, तो बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखिए संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है, याद रखिएगा। तो अगर लोकसभा का समान अवधि बढ़ाने की बात होगी तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ऐसे नहीं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई है? तो 1962 से शुरू की गई है, याद रखिएगा। तो भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो 1962 मतलब 1962 में किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय कहलाता है शून्यकाल। जैसे ही लोकसभा के प्रश्नकाल होंगे उसके बाद क्या कहलाएंगे? शून्यकाल कहलाएंगे, याद रखिएगा। प्रश्नकाल खत्म होगा उसके बाद शून्यकाल आ जाएगा, थोड़ा देर के शून्यकाल आएंगे, फिर आपको याद रखिए ना 12 बजे पूरे एकदम प्रश्नकाल होंगे और एकदम 12 जैसे ही बजता है 0-0 हो जाता है ना दोनों तरफ, तो शून्यकाल हो गया, बस ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है,
याद करने का अपना अपना तरीका है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राज्यसभा लोकसभा का समान शक्ति किस क्षेत्र में है। तो याद रखिए, राज्यसभा हो या लोकसभा का समान शक्तियों, अगर समान शक्तियों जो है किस क्षेत्र में है, तो संविधान संशोधन में है, याद रखिएगा। तो किस में है, संविधान संशोधन में है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है भाई राष्ट्रपति, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, याद रखिएगा। अगर पूरा भी नहीं किया, भंग करना है तो भंग कर देगा भाई, प्रधानमंत्री का ऑर्डर है भाई, ठीक है। किसे लोकसभा की अभिरक्षक कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। तो अगर याद रखिए, अभिरक्षक स्पीकर को कहेंगे, किसको, लोकसभा के, याद रखिएगा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, निचला सदन बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्न सदन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। लोकसभा की अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे, और कौन चुनेगा, और कोई नहीं चुन सकता लोकसभा स्पीकर को, है ना। आगे सवाल आपसे पूछेगा, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे। अस्थायी होते हैं, देख लिए, क्लियर कर दिया कि नहीं, अस्थायी होता है, ये तो क्लियर है। आगे सवाल आपसे पूछेगा, लोकसभा का जो नेता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। मेन तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है भाई, तो लोकसभा तो खुद है, याद रखिएगा। नेता खुद होता है प्रधानमंत्री, जो कि अभी मोदी जी हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। कितने तारांकित एक प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि 20 पूछे जाएंगे। मतलब किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम जो है कितने दिन होते हैं, कभी कभी आप सुने होंगे, तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आगे सवाल पूछेगा, मतदाता जो संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कौन, मलकाजागिरी। मलकाजागिरी जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेजेबल क्वेश्चन है जो कि पूछेगा, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। जो कि अब जो है अलग हो गया है, कम हो गया है, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अलग अलग हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, आप जानते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका अपडेट को थोड़ा सा मैं बाद में बता दूंगा। इस अपडेट का थोड़ा सा मतलब जो है इशूज हो गया, क्योंकि 370 के हिसाब से तो हट गया है, लेकिन इस हिसाब से तो हमको और भी पता करना होगा, जो कि हमको इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी तो निर्वाचित क्षेत्र है, लेकिन इसका चर्चा अभी तक बताया नहीं कि बड़ा है कि अभी छोटा, क्योंकि अलग हुआ है तो कम ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखेंगे, तो इसे हम पता करके हम आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये सवाल भी समझ के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बुक के हिसाब से अपडेट तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है कौन सा है, तो हम जानते हैं चांदनी चौक का दिल्ली में है, याद रखिएगा। वो सबसे छोटा है, याद रखिएगा। तो चांदनी चौक के दिल्ली में है, याद रखिएगा, सबसे छोटा है, ठीक है। देखिए, इसका हम ऐसे थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, आपको लगे नहीं। याद रखिएगा, लद्दाख तो है, अलग हो गया, तो याद रखिए लद्दाख का जो क्षेत्र है उस हिसाब से अगर मान के चलिए, जम्मू कश्मीर को अगर हटा देते हैं, तो लद्दाख के हिसाब से याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आपका लद्दाख है। अभी के हिसाब से आप समझिए, इसको क्लियर हम आगे कर देंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर बात करें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, तो चांदनी चौक है, दिल्ली का है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते अविश्वास प्रस्ताव किस संसद में लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। आगे सवाल है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, मतलब किस में है, तो याद रखिएगा 330 में है, याद रखिएगा। 330 में आर्टिकल में है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें, सीटों की बात करें, आरक्षण की बात करें, लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करेंगे, उसमें आरक्षण की बात करेंगे, तो हम आर्टिकल 330 याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जरूरी है, ठीक है। पूछता भी है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थान होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 84 है, याद रखिएगा। कितनी है, 84 है, याद रखिएगा, ये जरूरी है।
आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है, याद रखिएगा। तो अगर भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, भारत के कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है तो मध्य प्रदेश करता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है सदस्य जो है निर्वाचित करता है तो हमारा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, एमपी। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है तो याद रखिएगा विघटन द्वारा, सत्रवसान द्वारा और स्थगन द्वारा। तो विघटन मतलब भंग किया जा सकता है, सत्रावसान अचानक सत्रावसान कर दे या स्थगन कर दे, एक जगह से दूसरी जगह कर दे, तब हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अगर पूछे आपसे मंत्रिपरिषद किसके जो है प्रसाद पर्यंत कार्य करती है तो याद रखिएगा लोकसभा के हिसाब से करती है। तो मंत्रिपरिषद जो है काम कैसे करेगी तो भाई लोकसभा के हिसाब से ही करेगी ना, उस हिसाब से ही बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री ही लोकसभा के मेन होता है, याद रखिएगा। क्लियर। आगे सवाल है कि लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित, मतलब योग्यता नहीं है ये समझ जाइए, से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है तो लोकसभा स्पीकर ही करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, हम जानते हैं। इसमें भी अयोग्यता की तो बात होगी, है ना। आगे चलेंगे, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है तो लोकसभा को ही कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं, प्रथम किसे कहते हैं तो प्रथम भी हमारा यही है, लोकसभा। दूसरा हमारा द्वितीय सदन आता है राज्यसभा, याद रखिएगा, है ना, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आएंगे हम लोग मंत्रिपरिषद एवं संघ मंत्रिपरिषद, जो कि हम समाप्त करेंगे। लेकिन अभी और बचा हुआ है जिसमें टेबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सदस्य कितने हैं, कौन से राज्य में कितने सीट हैं, ये भी तो पढ़ना है, ये भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल के बाद मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। और बिहार एसएससी अभी नहीं आ रहा है, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस जो रात के 10 बजे आते हैं उसके लिए हम अभी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी थोड़े से हम तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए। नहीं तो जल्द ही सारे प्रैक्टिस सेट करवाना हमें खुद है टेंशन कि हमको जल्दी करवाना है, क्योंकि अभी हिस्ट्री बचा हुआ है, पॉलिटिकल बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है बचा हुआ, और मेरा प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है बिहार एसएससी का, खान सर का जो कि चल रहा है, तो वो भी करवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा वेट करेंगे, हम सब करवा देंगे। और चलिए ये जो बचा हुआ है उसे हम खत्म करते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट जो सीट बचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2 क्वेश्चन और बचे थे जो कि हम कर लेते हैं। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25, जो कि हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात होगी तो 35 वर्ष होनी चाहिए, अगर लोकसभा की बात होगी तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा की बात होगी तो 30 वर्ष होनी चाहिए। बस इतना याद रखिएगा, जरूरी होता है। चलिएगा आगे सवाल आपसे पूछेगा, लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, आप जानते हैं मत के द्वारा चुनते हैं। क्या सही बोला मैंने, कमेंट करिएगा। आगे से मतलब डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट निर्वाचित होंगे। लोकसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि की बात करते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ है। कुल सदस्यों की संख्या आप देखिए, और यहाँ पे देखिएगा आरक्षित संख्या कितनी है, और यहाँ पे आरक्षित संख्या भी है। मतलब आरक्षित कहने का मतलब अनुसूचित जाति का क्षेत्र देखिए, और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र देखिए, ये बांटा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछते आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करके आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे आप देख लीजिए क्या दिक्कत है ना। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 80 मैंने बताया था, लोकसभा की बात कर रहे हैं, आगे लोकसभा की बात करेंगे ना हम लोग, तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में याद रखिए 80 जो है सीट है, याद रखिएगा। और आरक्षित क्षेत्र अगर पूछे तो 17 बता देना है, 17 है। लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति की बात करें यूपी में तो नहीं है, एक भी नहीं है, 0 है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 48 है, याद रखिए। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का लोकसभा सीट है, याद रखिएगा। 80 तो लोकसभा सीट हम जानते हैं किसका है, यूपी का। लेकिन 80 जो है, मतलब 80 जो है उत्तर प्रदेश का है, 48 किसका है, महाराष्ट्र का है। जो कि अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 5 है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें महाराष्ट्र में तो 4 है, याद रखिएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, 5 और 4 ही का है, एक ही का अंतर है। तो 5 अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 4 है महाराष्ट्र में, याद रखिए। चलिए थोड़े सा स्टाइलिस्ट करते हैं, थोड़ा सा यूनिक कुछ करते हैं।
ठीक है, यूनिक कैसे करते हैं? तो चलिए आपको हम आगे यूपी का लोकसभा सदस्य की बात करते हैं और फिर चलते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए, 80 नंबर का सदस्य आपको मिलेंगे, 80 नंबर आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 17 आपको मिलता है यूपी में, आप जानते हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यूपी में एक भी नहीं है, याद रखिएगा। सीट याद रखेंगे, गलत नहीं लेंगे कोई भी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र चलिए हम लोग घूमते हैं। महाराष्ट्र में अगर सदस्य संख्या पूछ दे आपसे, लोकसभा सीट पूछ दे तो बताइएगा 48 है। 48 सदस्य संख्या है, उसमें से याद रखिएगा अनुसूचित जाति का बात करेंगे तो 5 है, याद रखिएगा। और 4 अगर पूछे अनुसूचित जनजाति का है 4, याद रखिएगा। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट हमारा महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ठीक है, देखिए बिहार में भी 40 है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे सीमांध्रा की बात करेंगे तो याद रखिएगा 25 लोकसभा सीट है और इसके 4 अनुसूचित जाति का है और अनुसूचित जनजाति का आप याद रखिएगा 2 सीट हैं, याद रखेंगे। तेलंगाना की अगर बात करें हम लोग, तेलंगाना देखिए सीमांध्रा मतलब आंध्र प्रदेश को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को इंडिकेट कर रहा है ना, हाँ आंध्र प्रदेश को इंडिकेट कर रहा है, याद रखिएगा। तेलंगाना की अगर बात करें तो 17 सीट हैं, याद रखिएगा, लोकसभा सीट, और 3 जो है अनुसूचित जाति का सीट है, याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति की सीट की बात करें तो 1 है, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड करके आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा जब देखना होगा। आगे सवाल अगर बात करें हम लोग, आगे सवाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीट की बात करें तो ये भी हमारा 42 लोकसभा सीट रखता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल 42 सीट रखता है, इसमें से याद रखिएगा 10 सीट जो है आरक्षित है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है, और इसमें 2 सीट जो है आपका अनुसूचित जनजाति का है जो कि बंगाल का है, याद रखिएगा। तो बंगाल का अगर लोकसभा सीट की बात करें तो इसकी हम बता दिए हैं। अब बिहार चलिए, बिहार में आइए तो बिहार में याद रखिएगा 40 सीट जो है हमारा किसका है? बिहार में लोकसभा सीट है। और याद रखिए बिहार में ही अनुसूचित जाति की बात करें तो 6 अनुसूचित जाति का सीट है, याद रखिएगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति का सीट एक भी नहीं है बिहार में, याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में 39 सीट है, याद रखिएगा, लोकसभा सीट है, जिसमें 7 जो है क्या है? अनुसूचित जाति का है, लेकिन जो है तमिलनाडु में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 जो है मध्य प्रदेश का सीट जो है लोकसभा सीट है, 29 जो है लोकसभा सीट है, और 4 जो है अनुसूचित जाति का है और 6 जो है अनुसूचित जनजाति का। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा था लोकसभा सीट का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला अनुसूचित जनजाति में कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, 6 सीट है ना। तो सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं। अगर आप कर्नाटक की बात करें तो 28 सीट है, लोकसभा सीट 28 है, जिसमें से 5 जो है अनुसूचित जाति का है और 2 जो है अनुसूचित जनजाति का है, याद रखिएगा। अब गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में क्या मिलेगा? गुजरात में 26 जो है आपके जो है 26 सीट लोकसभा सीट है, जिसमें 2 जो है आपका अनुसूचित जाति का, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? 4 जो है आपका अनुसूचित जनजाति का सीट है, याद रखिएगा। लोकसभा की बात हो रही है, याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में आरक्षित और जो है अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है ना। अब राजस्थान में बात करें तो 25 जो है आपका लोकसभा सीट है, जिसमें 4 जो है क्या है? अनुसूचित जाति है और 3 जो है अनुसूचित जनजाति है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे उड़ीसा की बात करता है तो उड़ीसा में भी 21 लोकसभा सीट है, जिसमें अगर पूछा जाए लोकसभा सीट के हिसाब से अनुसूचित जाति तो 3 है और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 5 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कितना? तो 5 है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें भी जो है अनुसूचित जनजाति है, याद रखिएगा। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश तो है ही सबसे ज़्यादा, गुजरात हो गया आपका, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद गुजरात आ गया तीसरे नंबर पे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति की बात करें, केरल में लोकसभा सीट की बात करें तो हम 20 है। 20 में से अगर बात करें 2 की बात करें तो 2 की हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की बात करते हैं, और इसमें जो है अनुसूचित जनजाति का कोई सीट नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं असम में 14 सीट की बात करते हैं, 14 सीट जो है आपका लोकसभा सीट है असम में, आप जानते हैं। और असम में लोकसभा सीट है, तो लोकसभा सीट की अगर बात करें, लोकसभा सीट में ही 14 सीट में से 1 सीट जो आप मान के चलिए किसका है? अनुसूचित जाति का है, याद रखिएगा। लेकिन
लेकिन दूसरा सीट जो है आप याद रखिएगा, दूसरा जो सीट है, 2 सीट जो है याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति का है जो कि असम का है। अगर आपसे पूछे झारखंड का बात करें तो झारखंड में भी 14 सीट है, लोकसभा सीट है, जिसमें से एक जो है अनुसूचित जाति का है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का सीट है झारखंड में 5 सीट है, याद रखिएगा। तो 5 सीट है, 5 सीट एक जगह क्या और था जो कि कौन से राज्य का था बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ाएं और देख रहे होंगे उड़ीसा में, देख रहे थे ना, लेकिन हम चाह रहे थे आप जवाब देंगे। अगर बात करते हैं हम लोग पंजाब की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 जो है आपका जो है अनुसूचित जाति के लिए है और एक भी जो है अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक जो है आपको 11 में से एक सीट जो है आपको आरक्षित है, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें 4 जो है सीट जो है 11 में से आपको अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, याद रखिएगा। ऐसे याद करने का तरीका है, याद रखेंगे। हरियाणा की बात करें तो हम चाहते हैं कि आप ट्रिक ना लगाएं, सिर्फ कॉमनली सुनते रहें और याद कर लें। हम नहीं चाहते कि ट्रिक लगा के सीखें, क्योंकि ट्रिक काम नहीं देता एग्जाम सेंटर में, मैं जानता हूं, मैथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीट, लोकसभा सीट की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं, याद रखिएगा। और इसमें से 2 सीट जो है आप याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट यहाँ भी नहीं है। दिल्ली में बात करें तो 7 लोकसभा सीट है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक सीट जो है आपको आरक्षित है, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एक भी नहीं है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर 5 है, जिसमें आरक्षित क्षेत्र कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड की बात करें तो 5 जो है आपका क्या है, उत्तराखंड में 5 जो है आपका लोकसभा सीट है, जिसमें एक जो है आरक्षित सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है और नहीं है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीट आपका हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा, लोकसभा सीट है, जिसमें एक जो है अनुसूचित जाति के लिए है और याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो 2 लोकसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो याद रखिए 2 लोकसभा सीट है, जिसमें और कोई सीट नहीं है, किसी को नहीं मिला है आरक्षित सीट, कोई भी नहीं है। लोकसभा गोवा की बात करें तो 2 गोवा का भी लोकसभा सीट है, जिसमें आरक्षित नहीं किया गया है। हाँ, मणिपुर का अगर बात करें तो मणिपुर में लोकसभा सीट है 2 ही, लेकिन उसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, आरक्षित है। आगे सवाल आपसे पूछे मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, जिसमें 2 जो है आरक्षित सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए ही 2 सीट है, दोनों याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी 2 लोकसभा सीट है, जिसमें एक जो है आपका आरक्षित है, जिसको अनुसूचित जनजाति के लिए है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। अगर आपसे पूछे मिजोरम का तो 2 ही है, याद रखिएगा, जिसमें एक जो है आपका आरक्षित है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, याद रखिएगा। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी एक ही सीट है जो कि किसी को नहीं मिला है, बस एक ही सीट है, सभी के लिए बराबर है। सिक्किम में भी एक ही सीट है जो कि सभी के लिए बराबर है, याद रखिएगा, लोकसभा सीट है। पंडुचेरी में भी एक है लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ में भी एक है जो कि पंडुचेरी मतलब चंडीगढ़ में भी एक ही है लोकसभा सीट, और लद्दाख में भी एक ही है लोकसभा सीट। अगर दादरा नगर हवेली की बात करें तो एक ही है लोकसभा सीट, जो कि यहाँ जो है दादरा नगर हवेली जो है, और याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वो भी एक ही सीट है। और इसमें जो दादरा नगर हवेली का देख रहे हैं तो इसमें एक ही जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, याद रखिएगा, आरक्षित सीट है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो एक ही है, दमन द्वीप की बात करें तो एक ही है, लक्षद्वीप का एक ही है जो कि आपको अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। तो क्लियर हो गए। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बचता है राज्यसभा के बारे में, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा है। तो सबसे पहले राज्यसभा, तो अब चलते हैं राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। वहाँ भी तो अब जैसे कि एक मिनट, जैसे कि अगर बात करें राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी तो सीट होगा लोकसभा की तरह। अब जैसे यूपी में 80 है भाई, तो यूपी का भी तो और भी ज्यादा होंगे राज्यसभा सीट। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं 31 सीट है, ठीक है। उत्तराखंड में 3 है, आप जानते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है। राजस्थान में 10 जो है राज्यसभा सीट है। उत्तराखंड में 3 जो है राज्यसभा सीट है। सबसे कम आपको अभी इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कहाँ, उत्तराखंड। अगर देखा जाए तो 19 जो है हमारा महाराष्ट्र का क्या है,
राज्यसभा सीट है। और गोवा का तो एक ही है, आप जानते ही हैं, गोवा में कोई शक नहीं है। केरल का अगर पूछते आपसे तो 9 बताइएगा, केरल का 9 बताइएगा, गोवा का 1 आप जान रहे हैं। अगर सीमांध्रा मतलब आंध्र प्रदेश की बात करता है तो 11 राज्यसभा सीट है। असम में 7 राज्यसभा सीट है, याद रखिएगा। अगर पूछे मणिपुर 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो उसमें से आपको सोच लीजिए, तो याद रखिएगा 245 के हिसाब से आपको निकालना है, तो टोटल तो ऐसे ही होगा ना। जैसे देखिए मणिपुर की बात करें तो 1 ही तो है राज्यसभा सीट, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीट है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारा देखिए बता देते हैं, यूपी में है, याद रखिएगा, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, सीमांध्रा आंध्र प्रदेश में है, अभी जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, 18 जो है आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको 16 दिख रहा होगा, है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर बात करें पंजाब की बात करें तो 7 है आपका, याद रखिएगा, जो कि असम में भी 7 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो 1 है, और गोवा का भी हमारा 1 है, याद रखिएगा, राज्यसभा सीट है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 16 आप जो जानते हैं, और झारखंड का लोकसभा सीट पता है 6 है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मेघालय का कितना है भाई, तो 1 ही है, याद रखिएगा। बिहार का 16 है, याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल का भी 16 है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का 5 राज्यसभा सीट है, और सिक्किम का 1 है, याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा 1-1 है, ज़्यादा याद रखिएगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो 12 राज्यसभा सीट है, और 5 जो है हरियाणा का है, और मिजोरम का भी 1 ही है, याद रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश का पूछे तो 11 है, याद रखिएगा, राज्यसभा सीट। इसे PDF दे दिया जाएगा, जो कि आप याद कर लेंगे। आगे सवाल बात करते हैं, पंडुचेरी की बात करते हैं, पंडुचेरी का भी 1 है, याद रखिएगा। उड़ीसा का बात करें 10 है, हिमाचल प्रदेश का 3 है, अरुणाचल प्रदेश का 1 है, याद रखिएगा। अगर तेलंगाना की बात करें तो 7 है, दिल्ली का 3 है, नागालैंड का 1 है। केंद्र शासित प्रदेश में 3 जो है सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, 3 इसका है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का 4 है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे बांटा गया है, याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल हम एक वीडियो बना देंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख का, क्योंकि 370 हटने के बाद बहुत सारा जो है इधर उधर हो चुका है, जो कि आंकड़े जो है सही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़े से आंकड़े अब चेंज हो गए हैं, है कि नहीं। तो हम इसके बारे में स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप टेंशन फ्री हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का कोई भी जो दिक्कत है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप थोड़ा जम्मू कश्मीर को साइड रखेंगे माइंड से, लास्ट में आपको ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपके बिना हम नहीं हैं, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।